Good morning, everyone. We are progressing with our discussion of parajumbles today. Moving on to parajumbles without options for this class. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे पैराजम्बल्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे बट मोस्ट ऑफ देम हैड ऑप्शंस गिवन विद द क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग टू समथिंग दैट वी कॉल एज की इन पैराजम्बल्स. तो कैट इसको की इन पैराजम्बल्स बोल के एड्रेस करता है. की इन का मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा. यू हैव टू टाइप इन योर आंसर, यू हैव टू की इन योर आंसर. तो आपके पास पहले से कोई भी ऑर्डर गिवन नहीं होगा. देर विल बी नो ऑप्शंस गिवन एंड यू हैव टू क्रिएट द एंटायर ऑर्डर योर सेल्फ. एंड लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, इन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. सो द गुड पार्ट अबाउट दीज क्वेश्चंस इज दैट नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा. You have to create the entire order and type in the answer using the online keypad. आपके पास एक वर्चुअल कीपैड रहेगा, ऑनलाइन कीपैड, जिससे आप अपना आंसर टाइप कर सकते हो. एंड कैट इज द ओनली एग्जाम सो फार जहां पे ये क्वेश्चन टाइप आता है. बाकी कोई भी एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सो रेस्ट ऑल द एग्जाम्स विल हैव पैराजम्बल्स बट वहां पे ऑप्शंस रहेंगे. एंड कैट विल हैव पैराजम्बल्स विदाउट ऑप्शंस. We expect at least two questions and around three questions from, in fact, three questions आप expect कर सकते हो from this one topic in CAT. And in fact, NMAT में भी दो तीन questions आ जाते हैं. ZAT में 3 to 4 questions आ सकते हैं. तो टॉपिक तो सिंगल है, एक ही चैप्टर रहेगा इसका, लेकिन हर एग्जाम में हम इसके मल्टीपल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है आपके पास, सो ग्रामर हेल्प तो करेगा डेफिनेटली. जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि नाउन्स एंड प्रोनाउंस को हम कनेक्ट कर रहे थे, आर्टिकल्स का हेल्प ले रहे थे, एडजेक्टिव्स हैं, कीवर्ड्स हैं. बट एट द सेम टाइम बिकॉज पूरा ऑर्डर आपको ही क्रिएट करना है, सो फॉर दैट रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टॉपिक सेंटेंस समझ में आए. टॉपिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अराउंड पूरा पैराग्राफ डेवलप होगा, जो कि मेन आइडिया को बता रहा है. अब कई बार मेन आइडिया फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आ जाता है. कई बार ऐसा जरूरी भी नहीं है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आएगा. इट कैन बी टुवर्ड्स मिडिल ऑफ द पैराग्राफ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैराग्राफ. यहाँ पे उसका वैल्यू ज्यादा क्यों है? बिकॉज देखो, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको कुछ हिंट देने के लिए या हेल्प करने के लिए. तो अगर आपको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा और उसका मेन आइडिया समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको डेवलप नहीं कर पाओगे. एंड एक और क्वेश्चन टाइप होता है जिसको अपन ऑड वन आउट बोलते हैं या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं. अगर आप में से किसी ने लास्ट ईयर कैट दिया है तो आपने वो क्वेश्चन टाइप देखा होगा. अगर आपको पैराजम्बल्स विदाउट ऑप्शंस सॉल्व करना आ गया तो वो क्वेश्चन टाइप भी आपके लिए बहुत इजी है. उसके भी 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं कैट में. वहां पे आपको एक सेंटेंस को पैराग्राफ में से एलिमिनेट करना होता है. तो मतलब कौन सा स्टेटमेंट पैराग्राफ का पार्ट नहीं बन सकता वो हमें बताना होता है. सो फॉर दैट क्वेश्चन ऑल्सो, अगर आपको टॉपिक या मेन आइडिया समझ में आ जाएगा तो आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन पैराग्राफ का पार्ट नहीं बनना चाहिए.
Now we'll practice different kind of possible questions. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे जहां पे कहीं पे मेन आइडिया या टॉपिक आइडिया फर्स्ट पे ही आ जाएगा, कहीं पे वो लास्ट पे हो सकता है, कहीं पे मिडिल में हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेन आइडिया फर्स्ट में आता है, मतलब जो आपका इंट्रोडक्शन है वहां पे आता है, एंड देन वो कंक्लूजन में रिपीट भी होता है। तो फर्स्ट में भी आता है और लास्ट में भी आता है, ऐसे भी पैराग्राफ्स मिलेंगे आपको। सो वील प्रैक्टिस diverse, as in a long, very diverse list of questions. Now have a look at this paragraph given on your screen. आपको इस पे कोई ऑर्डर नहीं बनाना है, ये ऑलरेडी एक पैराग्राफ है, बट यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस पैराग्राफ। शुरू कैसे हो रहा है, देखो, इट टॉक्स अबाउट द साइकाट्रिक नर्स एंड उनका जॉब जो है, दे हैव टू डील विद डेंजरस मेंटल पेशेंट्स, राइट? पैथोलॉजिकल पर्सनालिटीज जो कि वायलेंट भी हो सकते हैं। तो आप बता रहे हो कि एक साइकाट्रिक नर्स के जॉब में कितने सारे डेंजर्स इन्वॉल्व हैं, रिस्की है। सेकेंड सेंटेंस जहां शुरू हुआ, सिगमंड फ्रॉइड की बात हुई, एंड ही वॉज अ वेरी फेमस डॉक्टर, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी मेंटल डिसऑर्डर। तो सिगमंड फ्रॉइड कोई नर्स नहीं थे, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट जो मेंटल डिसऑर्डर्स पे स्टडी कर रहे थे। एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, साइकोथेरेपी इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड मेडिकल डिसिप्लिन। ब्रॉडली तो ये तीनों सेंटेंस साइकोलॉजी एंड साइकेट्री की फील्ड से ही डील कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट फॉर्मिंग अ कोहेरेंट पैराग्राफ। मतलब ये आपको हमने ब्लैक बॉक्स का डेमो दिया, ब्लैक डेमो दिया, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बिकॉज ये तीनों एक ही सब्जेक्ट से आते हैं तो ये एक प्रॉपर पैराग्राफ बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तीन बहुत डिसकनेक्टेड आइडियाज हैं। फर्स्ट आइडिया जो है वो क्या कर रहा है, देखो, वो जॉब ऑफ द साइकेट्रिक नर्स की बात कर रहा है। सेकेंड वाला एक अलग पर्सन पे चला गया, सिगमंड फ्रॉइड के वर्क की बात हो रही है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो साइकोथेरेपी के प्रेजेंट स्टेटस की बात कर रहा है। तो तीनों पैराग्राफ में आपस में आइडिया कनेक्ट ही नहीं हो रहे। आपने किसी भी एक आइडिया को प्रॉपरली डेवलप ही नहीं किया। पहला आइडिया शुरू किया, उसको वहीं छोड़ के सिगमंड फ्रॉइड के आइडिया पे चले गए, फिर उसको भी डेवलप नहीं किया, साइकोथेरेपी के प्रेजेंट स्टेटस पे आ गए। सो दिस पैराग्राफ लैक्स यूनिटी, इसको हम एक प्रॉपर कोहेरेंट पैराग्राफ नहीं बोलेंगे। नाउ एक प्रॉपर पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। अब इस पैरा को एक बार सब लोग रीड करके देखो।
नाउ व्हाई इज दिस अ प्रॉपर पैराग्राफ? बिकॉज आपने एक ही आइडिया को डेवलप किया है. देयर इज वन सेंट्रल आइडिया, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइकेट्रिक नर्स. और पूरा पैरा उसी को डेवलप कर रहा है. उसका रीजन क्या है? यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट द ग्रामर एंड द कनेक्टर्स. जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट खत्म हुआ, अब ये देखो, फॉर दिस रीजन, ये आ गया प्रोनाउन. तो मतलब ये पहले वाले पार्ट को ही रेफर करना चाहता है, तो कनेक्ट कर रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पे दे आ रहा है बार बार. यू कैन सी दिस. प्लस ये देखो, फर्दर मोर यहाँ पे आ रहा है. फर्दर मोर का मतलब क्या है? आप उसी आइडिया में और कुछ ऐड करना चाहते हो. अगेन दे मस्ट, तो ये नर्सेस की बात ही कर रहा है. ये भी नर्सेस की बात कर रहा है. आई कैन सी दिस ऑल्सो. ये देखो, द नर्स मस्ट, ये रहा. तो आपने कोई बीच में साइकोथेरेपी का आइडिया लॉन्च नहीं किया, सिगमंड फ्रॉइड की कोई बात नहीं करी, कोई डॉक्टर की बात नहीं करी. आपने उसी एक आइडिया को कंप्लीटली इस पैरा में डेवलप किया. सो दिस इज हाउ अ प्रॉपर पैराग्राफ शुड लुक लाइक. नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस वन बाय वन. ध्यान रखना, पैराजम्बल्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आपको हम थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट होता है, ग्रामर का हेल्प कैसे लेना है, या ट्रांजिशन वर्ड्स पे ध्यान रखना है, कीवर्ड्स को कनेक्ट करना है, वो सब तो हम ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ वी लर्न द टिप्स एंड ट्रिक्स. बट मेनली इट इज ऑल अबाउट कि आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व करते हो क्लास में, घर पे आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व करते हो. जितना प्रैक्टिस करोगे आइडिया क्लियर होता जाएगा, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, अप्रोच समझ में आता जाएगा, स्पीड भी इंक्रीज होता जाएगा. प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स को पैराजम्बल क्वेश्चंस में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है. जहां पे ऑप्शंस होते हैं वहां पे टाइम इतना नहीं लगता, बट जहां पे ऑप्शंस नहीं होते हैं वहां पे दे एंड अप टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो उतना टाइम अपन कैट पे नहीं दे सकते. वी हैव 4 RCs ऑल्सो. वी हैव समरी क्वेश्चंस, ऑड वन आउट क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस भी रहते हैं. सो आई वुड वांट कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, इंटरैक्ट करें. आप सब इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो, अपने आंसर्स चैट में शेयर करो. नहीं समझ में आता है ऑर्डर तो प्लीज डिस्कस भी करो. जितना हम लॉजिक को डिस्कस करेंगे उतना क्लैरिटी आता चला जाएगा. तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 5 स्टेटमेंट्स हैं जो कि रैंडम ऑर्डर में है. कोई ऑप्शन नहीं है आपकी हेल्प के लिए. आपको इनका ऑर्डर क्रिएट करना है. व्हाट शुड बी द फाइनल ऑर्डर? टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा पैराजंबल है जहां पे मेन आइडिया फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आ जाएगा. बट आपको ज्यादा उससे बॉदर करने का जरूरत नहीं है. आप तो जैसे पैराजंबल को अप्रोच करते हो वैसे ही करो. प्रोनाउंस को देखो, कीवर्ड्स को देखो, कहाँ से शुरू हो सकता है वो देखो, नाउन प्रोनाउन को कनेक्ट करके देखो. ऑप्शन नहीं है कोई हेल्प के लिए, तो यू हैव टू बिल्ड द एंटायर ऑर्डर, राइट? सो ट्राई करके देखो. प्लीज शेयर योर आंसर्स इन द चैट. आई वुड वांट मैक्सिमम आंसर्स, and then we'll discuss the right answer.
All right, any more answers? सो इफ यू अप्रोच द क्वेश्चन लॉजिकली तो आप बहुत सारे हिंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे। जैसे ये देखो, इट एक्सपैंडेड, इट का मतलब क्या है? एट फर्स्ट है, ठीक है, बट ये इट क्या है पता नहीं है। नाउ 500,000 ईयर्स अगो द रेट ऑफ ग्रोथ, किसका रेट ऑफ ग्रोथ? एंड ये तो सीधे पीक पे चला गया। अब ये देखो, एट दैट टाइम, व्हाट टाइम? एज फास्ट एज दिस, इसका क्या मतलब है? तो मैंने सिर्फ प्रोनाउंस को ही मार्क कर लिया, उससे भी मुझे बहुत सारे हिंट मिल गए। एंड एक और बहुत बड़ा हिंट है, देखो ये रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम। इसका मतलब लॉजिकल है कि कहानी शुरू यहां से होनी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम लिखा है, प्लस टाइमलाइन भी चेक करो, 1 मिलियन ईयर्स अगो। तो सबसे पुराना जो हम शुरू करना चाहते हैं इस कहानी को, वो टाइमलाइन हमें यहीं पे मिल रहा है, प्लस ये स्टार्टिंग फ्रॉम भी लिखा हुआ है, प्लस टॉपिक भी मिल गया कि हम ग्रोथ ऑफ ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो ये जो इट आ रहा है हर जगह पे, ये किसकी बात कर रहा है? ये ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा है, ब्रेन के रेट ऑफ ग्रोथ की बात की जा रही है। तो पैरा शुरू थर्ड से होना चाहिए। तो आई थिंक मेरे पास जो आंसर्स आए हैं सबने थर्ड से ही शुरू किया है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब इसके बाद क्या आना चाहिए था? व्हाट शुड हैव बीन द नेक्स्ट स्टेटमेंट? अगर आपको लगता है कि थ्री के बाद टू आना चाहिए, टू के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये सीधे पीक पे जा रहा है, देखो। और ये भी फिनोमिनल रेट की बात कर रहा है। क्या रेट है? 10 क्यूबिक इंचेस एवरी 100,000 ईयर्स। पहले कोई ग्रो होना स्टार्ट होगी तभी अपने पीक पे जाएगी ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, इट एक्सपैंडेड एट फर्स्ट, प्लस शुरू कैसे हुआ? 1 क्यूबिक इंच की स्पीड से स्टार्ट हुआ है। तो थ्री के बाद वन आना चाहिए। सो वहां से शुरू होके फिर वो डबल होता चला गया, इट डबल्ड अगेन, देखो ये रहा, एंड इट डबल्ड वंस मोर। और अब हम बताएंगे कि 500,000 ईयर्स अगो वो अपने पीक पे पहुंच गया। सो 312 एट दैट टाइम। अब ये दैट टाइम का मतलब कौन सा टाइम था? देखो ये रहा, 500,000 ईयर्स अगो। सो 312 एंड देन आ जाएगा 4। तो वहां पे कितना रेट हो गया था? 10 क्यूबिक इंचेस एवरी 100,000 ईयर्स। ये आपने रेट बता दिया, दिस वॉज द हाइएस्ट रेट। नो अदर ऑर्गन हैज ग्रोन एज फास्ट एज दिस। ये एज फास्ट एज दिस का मतलब कितना रेट है जो यहां पर आया था? ये रहा 10 क्यूबिक इंचेस, ये मिल गया। तो प्रोनाउंस को बहुत स्मार्टली कनेक्ट करना था, टाइम को टाइम से कनेक्ट करो, स्पीड को स्पीड से कनेक्ट करो। तो एज फास्ट एज दिस मतलब 10 क्यूबिक इंचेस हो गया, और एट दैट टाइम किससे कनेक्ट हो जाएगा? 500,000 ईयर्स से, जो यहां पे आ रहा था। सो 31245 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। अब ये देख लो कि किसी को भी अगर डाउट है या नहीं समझ में आया है, या अगर कोई और ऑर्डर आपने क्रिएट किया है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमारा ऑर्डर क्यों इनकरेक्ट है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप अपना ऑर्डर भी शेयर कर सकते हो, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट ऑल्सो। सो 31245 इज द फाइनल ऑर्डर। I think many of you have given the right answer. Let's move to the next question then. Ma'am, Yes, Mayank? ma'am, in the chat, everyone wrote the answer 34125. 34125 भी चेक कर लेते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है ना मयंक, इफ यू लुक एट द फोर्थ स्टेटमेंट, वो बोल रहा है दैट एट दैट टाइम ब्रेन का ग्रोथ रेट फिनोमिनल था 10 क्यूबिक इंचेस, एंड वन को आप बाद में डाल रहे हो, इट एक्सपैंडेड एट फर्स्ट विद द रेट ऑफ 1 क्यूबिक इंच। तो वो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज उल्टा नहीं हो सकता ना कि एट फर्स्ट हम बाद में बताएं और हम हाईएस्ट रेट को पहले बता दें। सो इट हैज टू फॉलो अ लॉजिकल ऑर्डर। तो आप कहानी स्टार्टिंग से शुरू करोगे कि कैसे उसका ग्रोथ शुरू हुआ, फिर वो डबल हुआ और डबल हुआ,
तो 1 से डबल होते होते वो 10 पे पहुंचा है, एंड नॉट द अदर वे अराउंड ना, इसलिए 4 पहले नहीं आ सकता। ओके। नाउ हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 5 सेंटेंसेस हैं।
All right. So for this question, I think the answer shared by most of you, I think starting तो सबने थर्ड सेंटेंस से ही किया है. देन 34152 मेजोरिटी ने ऑर्डर बनाया है. 34512 भी है एंड 34152 आई थिंक मेजोरिटी हैज मेड इट. ओके सक्षम. सो अगेन बहुत सारे हिंट्स हैं यहाँ पे भी. ग्रामर हेल्प करेगा. ग्रामर से भी ज्यादा यहाँ पे एक कीवर्ड था जो आपकी बहुत हेल्प कर रहा था. लुक एट द वर्ड सोमेलियर. ये वर्ड दो तीन स्टेटमेंट्स में रिपीट हो रहा है ना. द सोमेलियर फर्स्ट वाले में आ रहा है. देन लास्ट स्टेटमेंट में भी आ रहा है. फोर्थ स्टेटमेंट में भी आ रहा है. तो इनमें कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बनेगा. और एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि सोमेलियर होता कौन है पहले ये बताएंगे तभी उस वर्ड को यूज करेंगे ना. लॉजिकल बात तो यही होगा कि पहले आप बताओगे कि होता कौन है ये पर्सन, इसका मतलब क्या है, और तभी हम उस टर्म को आगे यूज करेंगे. तो वो हमें यहां मिल रहा था दैट ही इज अ वाइन स्टीवर्ड जो वाइन सर्व करते हैं. तो ऑब्वियसली इसको डिफाइन यहाँ पे किया है तभी फिर इसको आगे हम यूज करेंगे. तो इसका मतलब जब फोर्थ आएगा जहां पे भी उसके बाद ही कहीं पे 1 and 5 आएगा या 5 and 1 आएगा, जैसे भी होगा. बट फोर्थ तुमसे पहले आएगा ये तो क्लियर होना चाहिए. अब ये आफ्टर से स्टार्ट हो रहा है. आफ्टर आई हैड ऑर्डर्ड माई मील. यहां देखो आई वुड सजेस्ट दिस वन, इसका क्या मतलब है. प्रोनाउन दिख रहा है मुझे. पॉइंटेड आउट अ वाइन, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल है. यहाँ पे फिर दिस आ रहा है. दिस टू माई माइंड वॉज ट्रू सोफेस्टिकेशन, ऐसा ऑथर बोल रहा है. तो कहानी शुरू तो थर्ड से ही होना चाहिए. परफेक्ट टाइमलाइन हम दे रहे हैं दैट सम इयर्स अगो. और ऑथर वियन में था और वहां पे उसने कोई रेस्टोरेंट को विजिट किया. सो कहानी शुरू हो रही है. आप टॉपिक को भी बता रहे हो कि मतलब कहाँ पे हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सो थर्ड से ही स्टार्ट होना चाहिए. इट सीम्स टू बी अ वेरी लॉजिकल स्टार्टिंग. तो थर्ड से स्टार्ट कर लिया. अब थर्ड के बाद नेचुरली फोर्थ आना चाहिए. पहले आप अपना मील ऑर्डर करोगे. नाउ आफ्टर आई हैड ऑर्डर्ड माई मील, जो वाइन स्टीवर्ड था उसने मेरे सामने एक वाइन का लिस्ट रखा. एंड वाइन स्टीवर्ड को सोमेलियर बोलते हैं. ये मुझे यहां मिल गया. सो थर्ड के बाद फोर्थ आना चाहिए था. अब इसके बाद क्या आना चाहिए, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट. अगर आप इसके बाद लास्ट वाला रखते हो, आई वुड सजेस्ट दिस वन, तो ये दिस का मतलब कौन सा वाला है, इसका रेफरेंस कहां से लाओगे. इसीलिए पहले वन आएगा. द सोमेलियर बेंट ओवर मी एंड पॉइंटेड आउट अ वाइन, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था और उसका प्राइस भी बाकियों से कम था. तो उसने ऐसा नहीं किया कि सबसे एक्सपेंसिव वाइन आपको दे दिया कि भाई आप ये ऑर्डर कर लो टू मेक मोर मनी. उसने ऐसा नहीं किया. सो 341 एंड देन ही सेड दैट आई वुड सजेस्ट दिस वन. दिस वन कौन सा वाला है जो उसने यहां पे पॉइंट आउट किया था. इट इज अ लोकल वाइन एंड देन ही इज एक्सप्लेनिंग कि आपको ये क्यों ट्राई करना चाहिए. ये वाला वाइन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, राइट, सिर्फ वियन में ही मिलेगा. सो 3415 एंड दिस एंटायर एक्सपीरियंस जो था ये ऑथर के माइंड के लिए वॉज लाइक अ ट्रू सोफिस्टिकेशन. ऐसा क्यों बोला उसने, बिकॉज जो वाइन स्टीवर्ड है वो सिर्फ आपको वाइन का लिस्ट नहीं दे रहा है, वो आपको सजेस्ट भी कर पा रहा है विथ हिज नॉलेज कि आपको कौन सा वाइन ट्राई करना चाहिए. एंड दैट इज समथिंग जो ऑथर को बहुत सोफिस्टिकेटेड लगा. सो 3415 2 becomes द फाइनल ऑर्डर. अब बताओ, एनी डाउट्स, एनी वन, एनी कंफ्यूजन्स. Any other order to be discussed? All right, then we are Ma'am,
Yes, Priyanshu, you want to say something? मैम दिस इज परिनीता एंड आई जस्ट Go ahead. वांटेड टू नो कि ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले वो 5 का बता दे और फिर बाद में 1 आए और उसमें वो डिस्क्राइब कर दे कि दिस वन से उनका क्या मतलब है। एक प्रॉब्लम आएगा ना उसके साथ, अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ देखो, आई वुड सजेस्ट दिस वन, वो तो ठीक है, मैंने माना कि उल्टा कर सकता है, लेकिन ये देखो ना, आफ्टर आई हैड ऑर्डर्ड माई मील, तो आप गए कहाँ पे हो, रेस्टोरेंट कौन है, कंट्री कहाँ है, ये सब तो इधर आया था। तो आपको वो जो ऑर्डर है, प्लस एक और चीज देखो, ये जो आप यहाँ वर्ड यूज कर रहे हो, द सोमेलियर, तो ये इसका डेफिनेशन मुझे यहाँ मिला है। प्लस आप किसी को, अगर आपने मेन्यू कार्ड ही ऑफर नहीं किया, तो आप सजेस्ट कैसे करोगे? तो आई वुड सजेस्ट दिस वन, एंड देन यहाँ पे देखो, ही गेव मी अ लिस्ट ऑफ वाइन्स, राइट? तो ये थोड़ा सा मतलब सेंस नहीं बनाएगा कि आप पहले ऑफ कोर्स उसको वाइन का लिस्ट दोगे, देन यू आर पॉइंटिंग आउट अ वाइन, एंड देन यू आर सेइंग आई वुड सजेस्ट दिस वन, इट इज अ लोकल वाइन, और वो कौन सी वाइन है आपने डिफाइन भी कर दिया यहाँ पे। तो पूरा बता दिया कि वो कौन सी वाइन है, कहाँ मिलेगी, उसमें क्या स्पेशलिटी है। फिर बोलना कि मैं उस लिस्ट में पॉइंट आउट कर रहा था, तो वो सेंस नहीं बनाएगा। ये वाइन का लिस्ट था और इसमें से पॉइंट आउट किया गया था। सो इट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे कि आपने पहले किसी को मेन्यू कार्ड दिया, उसमें से कुछ पॉइंट आउट किया कि ये वाला ऑर्डर करो, और फिर वो क्यों ऑर्डर करो ये आप लास्ट वाले में एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड दिस एंटायर एक्सपीरियंस वॉज ट्रू सोफिस्टिकेशन। तो ये भी ध्यान रखो कि ये जो बोला है ना कि ये ट्रू सोफिस्टिकेशन जो है, ये 5 वाले के लिए बोला जा रहा है, ना कि 1 वाले के लिए। पॉइंट आउट करना सोफिस्टिकेशन नहीं होता है। ये बता पाना कि आपको यही वाइन क्यों ट्राई करना चाहिए, उसका नॉलेज दे पाना, दैट इज वॉट वॉज सोफिस्टिकेशन फॉर ऑथर, दैट ही वॉज एबल टू टेल you that why you should have this wine. So that is how the entire story was created. Now this has one additional sentence. ध्यान से देखो. Now you have 6 sentences given. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. बट लेंथ ज्यादा नहीं है सेंटेंसेस का, जो आपका लेंथ है वो थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड है। ऊपर लिखा है टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट एंड लास्ट। इसका क्या मतलब है? दैट जो आइडिया है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो आएगा, वो शायद लास्ट में वापस से रिपीट भी होगा। तो जो भी इसका मेन टॉपिक है, मेन आइडिया है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो आ ही जाएगा। मे बी वो लास्ट में फिर से समराइज हो जाए या कंक्लूजन में फिर से भी आ जाए। अगेन लुक एट द ग्रामर, लुक एट द कीवर्ड्स, लुक एट एग्जाम्पल्स कहाँ पे दे रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आएंगे इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान से बस आपको केयरफुली अप्रोच करना है, तो पूरा ऑर्डर बन जाएगा।
All right, so we were discussing this question. There was some network lag. So I think इसके जो मेरे पास आंसर्स आप लोगों ने शेयर किए हैं सो फार दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आई थिंक कुछ लोगों ने फर्स्ट से स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने फिफ्थ के साथ स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने सेकंड से स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग भी सबका अलग अलग है। एनी मोर आंसर्स फॉर दिस? सबने शेयर भी नहीं किए हैं। आई कैन ओनली सी 7 to 8 आंसर्स। All right, Saksham and Ayushi have also shared their answer. So अब जैसे सेकंड से तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखो ये T00 लगाया है, इसका मतलब इसके पहले कुछ ना कुछ तो आया होगा एग्जाम्पल, तभी ये वाला 2 हम लगा रहे हैं ना। एंड ये शुरू हो रहा है इवन द क्लोथ्स, तो ये भी इतना अच्छा स्टार्टिंग नहीं लग रहा। ये इन अदर वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इससे भी स्टार्टिंग तो आइडियल नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने फर्स्ट के साथ शुरू किया, एज ह्यूमन बींग्स, राइट। एज अपन जनरली कब लगाते हैं? जैसे व्हेन आई से देर आर 10 करोड़ पीपल पार्टिसिपेटिंग सच एज कब लगाते हो? व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जैसे कि ये रहा एज ह्यूमन बींग्स। तो जनरली पहले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, फिर हम उसका सपोर्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि पहले कोई भी थ्योरी को बताया जाता है या कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद हम उसका कोई भी सपोर्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। प्लस एक और चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, वी गो फ्रॉम अ जनरल आइडिया टू अ स्पेसिफिक आइडिया। अब यहां देखो जैसे एवरीथिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे ह्यूमंस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स की बात हो रही है, ग्रेनाइट बोल्डर्स की बात हो रही है, यहाँ पे क्लोथ्स की बात हो रही है। तो एवरीथिंग पहले आना चाहिए, उसके बाद ही हम स्पेसिफिक आइडियाज पे मूव करेंगे या स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पे मूव करेंगे। उल्टा नहीं करेंगे मैम ना कि पहले हमने। सर्टेन यस, गो अहेड। आई एम नॉट एबल टू हियर यू दैट क्लियरली। यू आर सेइंग यस दैट मैम, वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी एब्सोल्यूट एंड में एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? ओके, सो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का मतलब है कि यू आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ इट दैट ऑथर एक प्रिडिक्शन दे रहा है, एंड प्रिडिक्शन जनरली कैसा होता है? इट इज बेस्ड ऑन अ प्रोबेबिलिटी। सो इफ आई से कि कल अर्थक्वेक आने वाला है, तो आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट इट, तो मतलब उसमें एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी भी वैसे होता है। इट इज अ प्रिडिक्शन, राइट। अब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बताता है तो वो कभी ये नहीं बोलता कि मैं 100% बोल रहा हूँ कि ऐसा ही हो जाएगा, बट ही गिव्स यू अ प्रिडिक्शन की ऐसे चांसेस हैं। यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि नहीं, मैं ये प्रिडिक्शन तो दे रहा हूँ कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, बट आई एम ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीटली श्योर ऑफ इट। सो दैट इज वाई ही इज यूजिंग द टर्म एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। ओके एंड देन मैम। उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने एग्जाम्पल देना शुरू किया कि कैसे हर चीज चेंज हो रही है। जिन लोगों ने फर्स्ट से शुरू करने का ट्राई किया या लास्ट वाले से स्टार्ट करने का ट्राई किया, उल्टा नहीं होगा ना कि पहले आपने इंडिविजुअल एग्जाम्पल दे दिए ह्यूमंस का एंड ग्रेनाइट बोल्डर्स का, एंड देन यू आर सेइंग एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो आप समराइज कर सकते हो पूरा एक्सप्लेन करके कि आई हैव प्रूव्ड माय पॉइंट कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, और वो हो भी रहा है। देखो, तभी मैंने कहा था कि थोड़ा ध्यान रखना। देखो ये रहा इन अदर वर्ड्स, और फिर से आया एवरीथिंग। सो यहां लिखा था टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट एंड लास्ट, वो उसने इसलिए आपको हिंट दिया था कि एक स्टेटमेंट ऐसा था जो समराइज करने का भी ट्राई कर रहा था। वंस यू हैव गिवन ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, then you are trying to conclude that in other words, I am reiterating my point that everything is finally changing. एंड ये इसलिए देखो यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट था, ये एज के साथ शुरू किया।
यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट विथ एग्जाम्पल्स, राइट? अब वी जो आ रहा है ये किसके लिए आएगा? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स के लिए आएगा, प्रोनाउन है, तभी ये वाला वी आ सकता है, तभी ये वाला वी भी आ सकता है. So let me just clear the screen once. We start the paragraph from statement 5. Everything is changing. That is what the author is trying to predict. इससे कहानी शुरू हो गई. अब यहां पे तो ये टू आ रहा है, तो ये पहले नहीं आना चाहिए. ये इवन से शुरू हो रहा है, प्लस ये देखो वी आ रहा है. वी कौन है? वी हैज टू बी ह्यूमन बींग्स, राइट? तो पहले यही आना चाहिए. यहां से एग्जाम्पल शुरू होगा. एज ह्यूमन बींग्स वी आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ चेंज. पहला एग्जाम्पल आ गया, 5 के बाद 1 आ गया. और क्या चेंज हो रहा है? हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमारी बॉडी, एंड हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है. तो बॉडी एंड माइंड दोनों चेंज हो रहा है. अभी ह्यूमंस का आइडिया कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सीधे बिल्डिंग पे या बोल्डर पे मत जाओ. इवन द क्लोथ्स दैट वी वोर अ फ्यू इयर्स अगो, वी कौन है? यही ह्यूमन बींग्स जहां पे हम बात कर रहे थे. तो मतलब सिर्फ आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस या आपका माइंड चेंज नहीं हो रहा. अगर हम अपना ड्रेसिंग सेंस ऑब्जर्व करेंगे, आज से 20 साल पहले हम जो पहन रहे थे या 10 साल पहले जो पहन रहे थे, वो भी चेंज होता है विद टाइम. तो ये वी कौन है? वही ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है. सो 5 1 एंड देन यू विल हैव द फोर्थ वन. अब आएगा द थिंग्स दैट वी टेक एज एब्सोल्यूट. ऐसी चीजें जिनको हम मानते हैं कि वो कभी चेंज नहीं हो सकती, दे आर इम्परवियस टू चेंज. जिनको हम एब्सोल्यूट मानते हैं कि ये तो परमानेंट है, दे आर ऑल्सो चेंजिंग. ये देखो टू यहाँ पर आया, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज. सो 5 1 4 2. अब वो चीजें क्या हो सकती हैं? जैसे ग्रेनाइट के बोल्डर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं. बट ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी चेंज हो रहे हैं ओवर टाइम. तो आपने 2 को जस्टिफाई कर दिया 6 वाले में. And then giving the conclusion that in other words, everything that you feel, you think, you see, and even touch is constantly changing. So ये perfect summary या इसका बहुत बड़ा hint था आपके पास. देखो ये रहा. In other words, that is you are trying to summarize it. So 5 1 4 2 6 3 becomes the final order. अब बताओ doubts, any other order that you want me to explain? अगर कोई और ऑर्डर भी है जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है. एंड आई थिंक सक्षम, योर आंसर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. 5 1 4 2 6 3, दैट इज द राइट आंसर. सेंटेंस 2 एंड 6 का लिंक पूछ रहे हो ना, तो बहुत लॉजिकल लिंक है. देखो जैसे पहले आपने तो ह्यूमंस की बात करी, उनके बॉडी, उनका माइंड, उनके क्लोथ्स, ये सब तो बदलता है टाइम के साथ, आपने बोला. फिर यहाँ पे देखो कि जिन चीजों को हम मानते हैं कि वो चीजें तो एब्सोल्यूट है, मतलब जैसे वो फिक्स हैं. अब नॉन लिविंग चीजें तो नहीं बदलनी चाहिए. हमारा तो एज बढ़ता है, हमारा स्किन चेंज होता है, हमारा वेट चेंज होता है, हमारा ऑफ कोर्स एज के साथ आपका, आप अभी जिस एज में हो 10 इयर्स बाद आपका माइंडसेट बदलेगा, 40s में अलग हो जाएगा, 50s में अलग हो जाएगा. तो वो सब तो बदलता है. लेकिन तू क्या बोल रहा है? जिनको हम एब्सोल्यूट मानते हैं कि ये तो कभी नहीं बदल सकता, दे आर इम्परवियस टू चेंज, वो भी चेंज कर रहा है. तो अब उसका भी तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा. ह्यूमंस का एग्जाम्पल तो आपने दे दिया पूरा, तो उसका एग्जाम्पल फिर यहाँ आ रहा है. देखो कि जैसे ये ग्रेनाइट के बोल्डर्स हैं, मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब भी चेंज करती हैं. दो दे आर नॉट लिविंग, राइट? उनका कोई एज, मतलब वैसे कोई बायोलॉजिकल सेल डेवलपमेंट तो नहीं होगा, उनका माइंड भी नहीं है, उनका बॉडी भी नहीं है फिजिकल. सो उनका कोई DNA, कोई स्किन, जीन चेंज नहीं होना चाहिए, उनका माइंडसेट भी चेंज नहीं होना चाहिए. वो तो नॉन लिविंग है, लेकिन वो भी टाइम के साथ साथ चेंज कर रहे हैं. आप अगर एक बिल्डिंग को आज देखोगे और 20 साल बाद देखोगे, तो उसमें भी आपको चेंज दिखाई देगा, राइट? तो वो एग्जाम्पल 2 वाले का 6 में आ गया.
एंड दैट इज वाई हमने बोला कि हर वो चीज जिसको आप सोच सकते हो, सिर्फ कुछ चीजें जिसको आप जैसे आपका माइंडसेट है वो सिर्फ इनटैंजिबल है, लेकिन जिन चीजों को आप टच कर सकते हो जैसे कोई बिल्डिंग है, तो वो सब सारा ही क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. दैट इज वाई एवरीथिंग इज अल्टीमेटली कॉन्स्टेंटली चेंज. एंड जो हमारा फर्स्ट Okay. स्टेटमेंट था जिससे हमने शुरू किया 5 वाला, वो भी वही बता रहा था, लेकिन जो लास्ट वाला है वो इन अदर वर्ड से शुरू हो रहा है, देखो, तो इसलिए उससे स्टार्टिंग नहीं होगा, वो समराइज कर रहा है. Okay, ma'am. ना ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में ही करा दिया था, दिस चाइना वाला क्वेश्चन, जो वेस्टर्न फैंटेसी एंड द आइडिया ऑफ चाइना, ये हम लास्ट क्लास में ले चुके हैं. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टोरी बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है ये, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट मेन आइडिया नहीं है इसका, बट हाँ, आप कैसे इवेंट्स को कनेक्ट करते हो, क्रोनोलॉजिकली आप कैसे, मतलब पहले क्या हुआ फिर वो कहाँ गया, तो वो सीक्वेंस कैसे बिल्ड करते हो, हाउ वेल डू यू कनेक्ट द इवेंट्स, ये इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें. क्वेश्चन काफी इजी, जस्ट बी वेरी केयरफुल विद द सीक्वेंसिंग, दैट इवेंट्स कौन सा पहले हो रहा है फिर वो कहाँ जा रहा है, उस पर आपको ध्यान रखना है, एक प्रॉपर स्टोरी बिल्ड होना चाहिए.
ऑल राइट, सो आई थिंक यहाँ पे स्टार्टिंग तो आप सबने सेकंड से ही किया है। आई थिंक ऑल द आंसर शेयर्ड सो फार सबने सेकंड से स्टार्ट किया, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज टॉपिक का जो पर्सन है उनका जो फुल नेम है वो सेकंड में ही आ रहा है, कैप्टन रॉबर्ट बार्कले। कहीं पे ही आ रहा है, कहीं पे बार्कले आ रहा है, लेकिन जो प्रॉपर फुल नेम है वो सेकंड में ही आ रहा है। तो पैरा शुरू सेकंड से ही होना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सो सेकंड से स्टार्ट हो गया। कैप्टन रॉबर्ट बार्कले वंस वेंट आउट एट 5 in the morning टू डू अ लिटिल ग्राउस शूटिंग। शूटिंग एज इन जो अपन हंटिंग या एयर शूटिंग, एयर राइफल शूटिंग की बात करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो सेकंड से शुरू हो जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब सेकंड के बाद क्या आना चाहिए, दैट इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट। सो आई कैन सी आंसर्स जो हैं, कुछ लोगों ने 2 के बाद 5 को लगाया है। हाँ, आई कैन सी मेजोरिटी ने 2 के बाद 5 को लगाया है, कुछ लोगों ने 3 को लगाया है। अब वो शूटिंग के लिए गए हैं तो उसमें डांस का तो कोई सेंस नहीं बनेगा, तो 2 के बाद 3 तो नहीं आना चाहिए। ये फाइनली से हो रहा है स्टार्ट, तो ये भी सीधे नहीं आ जाना चाहिए। प्लस बार्कले डिड नॉट स्लीप आफ्टर दिस। वो सुबह 5 बजे उठ के ही गए हैं, सो ही हैज ऑलरेडी वोकन अप, राइट। तो डिड नॉट स्लीप का तो कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी, मॉर्निंग हैज स्टार्टेड फॉर हिम, राइट। तो सेकंड के बाद 5 ही आना चाहिए, दैट ही वेंट फॉर हंटिंग, और उसके लिए ही वॉकड एटलीस्ट 30 miles। और उसी दिन फिर रात को डिनर के बाद उन्होंने और वॉक किया 60 miles। दिस वॉज आफ्टर डिनर, एंड ये उन्होंने 11 घंटे में कंप्लीट किया विदाउट एनी ब्रेक। तो इसका मतलब वो ऑलमोस्ट पूरा रात वॉक कर रहे थे, दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। तो मतलब रात में इट इज द टाइम टू स्लीप, बट उन्होंने पूरे रात 60 miles वॉक किया, 11 hours लगे, और वापस आने के बाद भी ही डिड नॉट स्लीप आफ्टर दिस, एंड वेंट थ्रू द फॉलोइंग डे एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। तो इसका मतलब एक पूरा रात वो सोए भी नहीं, बट वापस आके भी ही जस्ट कंटिन्यूड विथ हिज डे एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। 251, एंड देन ही वॉक टू अ बॉल। अब बॉल का मतलब क्या था, डांस बॉल की बात हो रही है, तभी देखो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो बॉल में जाएंगे तभी वहां डांस करेंगे, सो 251 एंड देन 3। तो वो एक रात पूरा उन्होंने कोई रेस्ट नहीं लिया, बट स्टिल ही वेंट टू अ डांस बॉल वेयर ही डांस्ड ऑल नाइट। इसका मतलब सेकेंड नाइट भी उन्होंने कोई रेस्ट नहीं लिया, और फिर वो सुबह उठ के अपने घर चले गए, सुबह वहां से अपने घर चले गए डांस बॉल से, और अगेन द नेक्स्ट डे ही वॉज इन टू सम अदर काइंड ऑफ शूटिंग। सो 2513, फाइनली ही डिड गेट टू बेड। तो फाइनली उन्होंने रेस्ट किया, बट इट इज ओनली आफ्टर 2 nights had passed and he walked a distance of 130 miles। तो 2 रातें ऑलमोस्ट वो बिल्कुल नहीं सोए थे, और इस पूरे टाइमलाइन में उन्होंने 130 miles का डिस्टेंस कवर कर लिया था बाय वॉक। और ये फाइनली से स्टार्ट भी हो रहा है, तो लास्ट में ही आना चाहिए था। सो 25134 इज द फाइनल ऑर्डर। चेक कर लो, एनी डाउट्स। आई थिंक काफी लोगों ने राइट आंसर बनाया, राइट आंसर क्रिएट किया है। आई कैन सी सक्षम, हिमांशु, हर्षित एंड अदर्स ऑल्सो। आई थिंक बहुत लोगों ने, दिव्यांश का भी राइट है, आयुषी का भी राइट है, पायल, मान्या, तनस्वी, आगम, केशव ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, मयंक का राइट है, प्रियांशु का भी राइट है। ओके, तो इस ऑर्डर में एज सच कुछ बहुत कॉम्प्रिहेंशन वाइज डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा सीक्वेंसिंग पे ध्यान रखना था। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पैराजम्पल, स्पेशली जहां पे ऑप्शंस नहीं होते हैं,
टाइम स्पेस एंड प्रोसेस सीक्वेंस का मतलब क्या है? देखो, टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आपको डिफरेंट ईयर्स मेंशन किए गए हैं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर डिफरेंट ईयर्स मेंशन हुए हैं, तो वी जनरली स्टार्ट विथ हिस्ट्री एज इन द पास्ट, देन द प्रेजेंट एंड देन द फ्यूचर. जैसे लेट मी जस्ट गिव यू वन क्वेश्चन फॉर दिस. अब यहाँ पे आपके पास तीन स्टेटमेंट ऐसे हैं जहां पे तीन डिफरेंट ईयर्स को मेंशन किया. सेकेंड वाला देखो, फोर्थ वाला देखो और फिफ्थ वाला देखो. 1917 की बात हो रही है, 1919 की बात हो रही है और 1927 की बात हो रही है. तो एक बात तो क्लियर है कि सेकेंड वाला आएगा, उसके बाद ही फोर्थ वाला आ सकता है और उसके बाद ही फिफ्थ वाला आ सकता है. तो वील स्टार्ट फ्रॉम दी ओल्डेस्ट वन, 1917 वाला जहां पर आएगा, उसके बाद ही कहीं पे 1919 आएगा और उसके बाद ही 1927 वाला आ सकता है. तो ये आपके लिए एक मेजर हिंट का काम करेगा, बट यहां पे ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट भी है और आपके पास थर्ड स्टेटमेंट भी है, तो ये दोनों इनके साथ कैसे फिट होंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. बट यू हैव अ मेजर हिंट ऑलरेडी. तो इसको ट्राई करके देखो. यू हैव अ बिग हिंट दैट सेकंड के बाद ही फोर्थ आ सकता है, उसके बाद ही फिफ्थ आ सकता है, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड कैसे प्लेस होंगे इनके साथ, दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट.
Harshit, please do not mark on the screen. All right, so for this question, I think starting कैसे होना चाहिए? So most of you have started this from the second one. फर्स्ट से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये जो आप बोल रहे हो कि द फेमस फ्लैट साइडेड ब्रास रेडिएटर एंड ऑल, ये बात किसकी हो रही है? मतलब किस चीज की, किसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं या किसको चेंज कर रहे हैं? यू हैव टू गिव मी सम रेफरेंस, राइट? प्लस कहानी को शुरू करना पड़ेगा, कौन सी ईयर की बात हो रही है। यहाँ पे इट था, वैसे भी इट वाज रिप्लेस्ड, एंड देन ये भी था। ये फॉलोड की बात कर रहा है, प्लस ईयर देखो 1919 है, ये 1927 है। तो पैरा शुरू सेकंड से ही होगा, दैट इन 1917। एंड किसकी बात हो रही है? समथिंग कॉल्ड एज मॉडल टी। उसके पूरे जो लुक को ड्रास्टिकली ऑल्टर किया गया, चेंज किया गया। तो सेकंड से पैरा शुरू हो गया। अब ये ड्रास्टिक ऑल्टरेशन में क्या क्या किया गया, इसको फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो काफी कुछ चेंज हुआ है। देखो, द फेमस जो उसका एक फेमस पार्ट था अपीयरेंस का, उसको भी चेंज कर दिया, कुछ नया स्टाइल आ गया एंड ऑल दैट। एंड ब्लैक फिनिश एंड निकल ट्रिमिंग्स एंड ऑल दैट। तो काफी कुछ ड्रास्टिक ऑल्टरेशन किया, ये हमने फर्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया। तो सेकंड के बाद वन आ जाएगा। इसके बाद क्या चेंज हुआ? इलेक्ट्रिक लाइटिंग्स भी चेंज हुई इन 1919। तो 214 रहा। एंड देन द मॉडल कंटिन्यूड, राइट? उसके बाद फिर ज्यादा चेंज नहीं किया गया। लिटिल ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? वेरी लेस चेंज। लिटिल का मतलब नेग्लिजिबल होता है। तो उसके बाद 1919 से लेके 1927 तक ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, 2145। और 1927 में क्या किया? इस मॉडल को विड्रॉ ही कर लिया गया। एंड देन विड्रॉ होने के कुछ टाइम के बाद, आफ्टर अ कंसिडरेबल पॉज, it was replaced by model A. So 212453 becomes the final order. अब बताओ doubts, any other order to be explained? एक बात का ध्यान रखना, जिनको ऐसा लगा कि ये थर्ड वाला पहले आना चाहिए,
ये देखो, एंड द मॉडल देन कंटिन्यूड विथ लिटिल ऑल्टरेशन, देन कंटिन्यूड एंड लिटिल ऑल्टरेशन, तो ये पुराने वाले मॉडल की ही बात कर रहा है। तभी आपने बोला कि लिटिल ऑल्टरेशन एंड देन कंटिन्यूड, बिकॉज पहले उसमें ऑल्टरेशन किया गया था एंड काफी बड़ा ऑल्टरेशन किया गया था, उसके बाद उसको लिटिल ऑल्टरेशन की तरह चलने दिया गया, तो वो एक ही आइडिया कंटिन्यू हो रहा है। देखो ये रहा ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, तो ये मॉडल टी के लिए था, एंड देन फॉलोड, ये भी मॉडल टी के लिए था, और फिर उसी ऑल्टरेशन को हमने आइडिया कंटिन्यू किया, तो ये सारा मॉडल टी के बारे में बता रहा है। फिर मॉडल टी को विड्रॉ किया गया और उसको मॉडल ए से रिप्लेस कर दिया गया एंड पैरा खत्म हो गया। सो 2, 1, 4, 5 एंड 3 इज द फाइनल ऑर्डर। Now, another very interesting question. Let's make it one last question, but then I would want कि हर कोई बहुत carefully करे इसको। स्पेस सीक्वेंस का मतलब क्या है? पहले हम टाइम सीक्वेंस का बात कर रहे थे, अभी हम स्पेस सीक्वेंस का बात कर रहे हैं। हम कोई चीज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं। अब किसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जा रहा है वो आपको ढूंढने से मिल जाएगा। एंड आइदर वील गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वील गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कौन सा अप्रोच फॉलो होना चाहिए वो भी आपको कुछ ना कुछ हिंट इसमें मिलेगा, कि आप टॉप टू बॉटम डिफाइन करोगे स्ट्रक्चर को या बॉटम टू टॉप डिफाइन करोगे, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हिंट आपको मिलेगा। एंड देन बस आपको कनेक्ट करना है पार्ट्स को। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे लेग्स की बात हो रही है, कहीं पे आर्म्स की बात हो रही है, स्लिपर्स की बात हो रही है, देन नोज की बात हो रही है, तो आप बॉडी को ही डिफाइन कर रहे हो किसी के। तो बस आपको कनेक्ट करना है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी।
All right. So, for this question, I think starting कैसे होना चाहिए? Most of you have started from the second one, which is absolutely right because हम किस चीज के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं वो तो बताना पड़ेगा. बाकी सब प्रोनाउन से शुरू हो रहा है. तो यहाँ पे देखो हिज है. अब ये किसकी नोज है या किसके लेग्स हैं वो तो बताया ही नहीं. किसका बियर्ड है. तो टॉपिक इंट्रोडक्शन तो मुझे सेकंड में मिलेगा. मैं एक सेरेमिक एल्फ की बात कर रही हूँ जो कि सेरेमिक का बना हुआ है इन आवर फैमिली रूम. सो सेकंड से पैरा शुरू होगा. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. तो स्टार्टिंग तो ऑलमोस्ट सबकी करेक्ट है. अब सेकंड के बाद क्या आना चाहिए? तो आप में से कुछ लोगों ने सेकंड के बाद 5 को लगाया है, इज व्हाट आई कैन सी. काफी लोगों ने सेकंड के बाद 5 को लगा दिया है. सो दैट अ बटन नोज, मतलब आप उसके बाद उसके नोज को डिफाइन करना शुरू कर रहे हो. तो आपने टॉप टू बॉटम अप्रोच लिया कि मतलब कहानी हम नोज से शुरू करते हैं. आईज हो गई, नोज हो गए, एंड देन वी कैन गो ऑन. बट एक प्रॉब्लम था, आपने इस स्टेटमेंट को पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा. प्लीज लुक एट दिस लाइन. नोज, आईज, कैप के बारे में बात करी. दिस कंप्लीट्स द बार्थोलोम्यूज अपीयरेंस. लुक एट द वर्ड कंप्लीट. इसका मतलब पैरा टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो नहीं करने वाला था. बॉटम टू टॉप रिवर्स वाला अप्रोच फॉलो होना था. मैंने कहा था कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलेगा कि कौन सा अप्रोच फॉलो होना चाहिए. दिस वॉज दैट मेजर हिंट. कंप्लीट मतलब पूरा डिफाइन करके अपीयरेंस कंप्लीट होगा ना. तो इसका मतलब ये तो लास्ट में जाना चाहिए था. सो दैट मीन्स कि हम रिवर्स ऑर्डर में शुरू करेंगे. तो कहानी स्लिपर्स के साथ शुरू होगी. सेकंड के बाद थर्ड आएगा. स्लिपर्स के बाद हम उसके लेग्स पे जाएंगे. एंड देन द आइडिया ऑफ वेस्ट एंड बेली. तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएगा. देन बेली तक आ गए तो आर्म्स पे आ जाएंगे. सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट. देन उसके बाद आपका सिक्स्थ वाला आ जाएगा. आप वहां पे उसके लिप्स तक जा रहे हो, बियर्ड की बात कर रहे हो. तो ये आ गया सिक्स्थ वाला. ये रहा लिप लाइन एंड ऑल दैट. एंड देन लास्टली 5 वाला आ जाएगा. दैट जहां पे आप उसका नोज की बात कर रहे हो, आईज की बात कर रहे हो, एंड फाइनली कैप पे आके हेयर एंड कैप सबसे टॉप पे पहुंच गए. यहां पे उसका अपीयरेंस कंप्लीट हो जाएगा. और उसका नेम भी ये रहा. सो 2, 3, 4, 1, 6, 5 इज द राइट ऑर्डर. प्लीज चेक कर लो. डाउट्स एनीवन, एनी कंफ्यूजन्स? तो ऑर्डर बनाने में वैसे प्रॉब्लम नहीं था. आप लोगों ने कनेक्ट सही किया. बट वो जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि टॉप टू बॉटम जाना है कि बॉटम टू टॉप जाना है, वो थोड़ा ध्यान रखने का जरूरत था. प्लस अगर देखो, अगर उसे स्टार्टिंग में ही उसका नाम बताना होता तो उसने यहाँ पे सेरेमिक एल्फ के साथ बार्थोलोम्यू नेम यूज कर लिया होता. और फिर ये कंप्लीट वर्ड भी यहाँ पे नहीं आया होता. राइट. दैट इज व्हाई इट इज अ बॉटम टू टॉप अप्रोच. ऑल राइट. आई थिंक इनफ प्रैक्टिस फॉर द डे. नाउ इसके बाद व्हेन वी हैव अनदर लेक्चर ऑफ वर्बल लॉजिक या वर्बल रीजनिंग, तो वहां पे हम दो नए क्वेश्चन टाइप को इंट्रोड्यूस करेंगे. पैराजबल तो हमने 2 क्लासेस प्रैक्टिस किया ही है. नाउ वील प्रैक्टिस समरी क्वेश्चंस आल्सो एंड अनदर क्वेश्चन टाइप दैट इज योर ऑड वन आउट क्वेश्चंस. तो वर्बल लॉजिक में पैराजम्बल्स के साथ साथ कैट में समरी क्वेश्चंस भी आते हैं. इक्वल वेटेज है उनका भी. एंड ऑड वन आउट का भी इक्वल वेटेज है. तो नेक्स्ट टाइम पे अपन ये 2 क्वेश्चन टाइप को भी स्टार्ट कर लेंगे. And please keep practicing parajumbles as well as your RC practice sheets, right? So we'll close the class here for the day and we'll continue in the next session then.